सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम विजय शंकर शर्मणो अस्मि। अस्माकं उज्ज्वल इति नाम्ना शिक्षणस्य कक्षायां भवतां समेषां हार्दम अभिनंदनम। आज हम प्रारंभ करते हैं संस्कृत शिक्षण विधयः। संस्कृत शिक्षण की विधियों के अध्ययन से पूर्व हमें ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के माध्यम से ही हमें कौशलों की जानकारी होगी, और कौशल के माध्यम से ही हमारे को संस्कृत शिक्षण की विधियों की जानकारी होगी। आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। भाषा के कौशल पढ़ने से पूर्व हमें सबसे पहले जानना होगा भाषा। आप सब जानते हैं कि भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा अर्थात जो बोली जाती है वह भाषा कहलाती है। भाषा जो शब्द है इसकी मूल उत्पत्ति है, एक धातु है भास, वक्तायाम वाची, इस अर्थ में वक्तायाम वाची इस अर्थ में भास धातु से अप्रत्यय और स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय करने पर हलंत्यम इति सूत्र से पकार की संज्ञा, चूटू इति सूत्रेण टकार से संज्ञा आशेष बचता है, और वर्ण मेलन करने पर स्त्रीत्व विवक्षा में भाषा शब्द का निर्माण होता है। भाषा के रूपों की यदि हम चर्चा करें तो भाषा, हमारे भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा की चर्चा करते हैं तो भाषा के सामान्य रूप से 3 रूप हमारे सामने आते हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा, मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप। दूसरा रूप आता है भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप। और तीसरा रूप आता है सांकेतिक रूप, भाषा का सांकेतिक रूप। भाषा का सांकेतिक रूप अर्थात मौखिक रूप के अंदर जब वक्ता अपनी बात को, अपने कथन को सामने वाले तक अपने वचनों के द्वारा बोल करके अपनी अभिव्यक्ति को सामने वाले तक पहुंचाता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे विचारों को मैं जनमानस तक, आप लोगों तक बोल करके मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और यदि अपने उद्गारों को, अपने भावों को यदि मैं लिख कर के प्रेषित करता हूँ तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। और किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से अपने भावों को प्रदर्शित करना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। संकेतों के माध्यम से, किसी चिन्ह के माध्यम से हम हमारी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। भाषा भाव अभिव्यक्ति का वह सशक्त माध्यम है जो 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाली संप्रेषण प्रक्रिया के अंदर अपना महत्वपूर्ण भाग स्वीकार करता है। कहने का मतलब यह है कि यदि भाषा का विकास नहीं हुआ होता तो मेरे विचारों को आप नहीं समझ सकते और आपके विचारों को मैं नहीं समझ सकता। इसलिए भाषा का जब विकास हुआ, विकास होने के उपरांत लिपि का निर्माण हुआ, और लिपि के निर्माण से हमारी लेखन प्रणाली के अंदर लेखन प्रणाली का विकास हुआ। आप सभी को पता है हिंदी भाषा की लिपि और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। लिख कर के अभिव्यक्त करना भाषा का लिखित रूप है, बोल करके अभिव्यक्त करना मौखिक रूप है और किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से
अभिव्यक्त करना सांकेतिक रूप कहलाता है। अब भाषा के ज्ञान के लिए हम छात्रों के स्तर के रूप में यदि हम देखते हैं तो भाषा का जो स्तर है, हम भाषा के स्तर की जानकारी हम प्रारंभ करते हैं तो जो सबसे पहले आता है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर का जो छात्र है, प्राथमिक स्तर के छात्र को भाषा का ज्ञान कराना है। तो ज्ञान कराने के पीछे भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर के छात्रों को भाषा ज्ञान का केवल और केवल मात्र भाषा का परिचय देना। भाषा परिचय, भाषा परिचय प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए केवल भाषा के माध्यम से केवल उसकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, आवश्यकता पूर्ति के माध्यम से ज्ञान कराया जाता है। कहने का मतलब भाषा के परिचय के साथ साथ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति दो मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर किसी भी भाषा के ज्ञान के हो सकते हैं। दूसरा स्तर आता है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर के छात्रों को भाषा ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा के जो तत्व हैं, भाषा के तत्वों का ज्ञान। माध्यमिक स्तर के छात्रों को भाषा के तत्वों का ज्ञान कराना प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं वो 1 से लेकर के 5, 6, 7, 8 तक के होते हैं। माध्यमिक स्तर के छात्र कक्षा 9 और 10 के छात्र होते हैं। दोनों की भावाभिव्यक्ति के अंदर, विचारों के आदान प्रदान में, विचारों के संग्रहण में बड़ा अंतर होता है। तो माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं उनका केवल तत्व का ज्ञान कराना है और साथ ही भाव निर्माण सामर्थ्य, दूसरा उद्देश्य है भाव निर्माण सामर्थ्य। भाव निर्माण सामर्थ्य संपादन करना, भाव निर्माण सामर्थ्य संपादित करना माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए प्रमुख उद्देश्य हैं। तीसरा और अंतिम स्तर है उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर का मतलब कक्षा 11 और 12 के जो छात्र हैं उनको भाषा के ज्ञान का प्रमुख और एकमात्र उद्देश्य होगा भावाभिव्यक्ति के अंदर निपुण बनाना। भावाभिव्यक्ति, अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में दक्षता प्रदान करना, अर्थात उनको अपने विचारों को प्रकट करने में मजबूत बनाना, प्रवीण बनाना। ये 3 स्तरों पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर का बालक मात्र केवल भाषा का परिचय प्राप्त करता है। माध्यमिक स्तर का छात्र भाषा के परिचय के साथ साथ भाषा के तत्वों का ज्ञान एवं भाव निर्माण में सामर्थ्य प्राप्त करता है। उच्च माध्यमिक स्तर का जो छात्र होगा वो अपने विचार अभिव्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करेगा, क्योंकि भाषा से ही मानव कहलाता है। किसी इंग्लिश विद्वान ने भी कहा है कि मैन इज़ मैन बिकॉज ऑफ हिज स्पीच। संस्कृत की जो शिक्षण विधि है उनको मुख्य रूप से मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परंपरागत, दूसरा है आधुनिक। परंपरागत शिक्षण विधियों के अंतर्गत 3 विधियों का समावेश है। एक पाठशाला विधि, दूसरा है भंडारकर विधि और तीसरा है पाठ्यपुस्तक विधि।
संस्कृत शिक्षण विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परंपरागत शिक्षण विधियाँ, दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियाँ। परंपरागत शिक्षण विधियों के अंतर्गत पाठशाला विधि, दूसरा है भंडारकर विधि, तीसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। इन तीनों विधियों का समावेश है। आधुनिक शिक्षण विधियों की बात करें तो इसके अंतर्गत पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी विधि है संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मकोपागम, संरचनात्मकोपागम। संरचना के जो उपागम है उनके आधार पर जो अध्ययन करवाया जाता है, जो शिक्षण करवाया जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा है नियोजित अध्ययन विधि, नियोजित अध्ययन विधि। नियोजित अध्ययन विधि मुख्य रूप से विधियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। परंपरागत आधुनिक में, परंपरागत में पाठशाला भंडारकर पाठ्य पुस्तक, और आधुनिक में प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मकोपागम और नियोजित अध्ययन विधि। इनके अंतर्गत जो जो अन्य विधियों का समावेश है उन्हें उपविधि के रूप में हम रख सकते हैं। हम एक एक कर करके एक एक शिक्षण विधियों को लेते हुए चलेंगे जिससे आपको समझने में सुगमता हो। आज हम सबसे पहले लेते हैं परंपरागत विधियों के अंतर्गत पाठशाला विधि, भंडारकर विधि और पाठ्यपुस्तक विधि को। पाठशाला विधि, पाठशाला विधि इसी का ही अन्य नाम गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल पद्धति, पंडित पद्धति या पंडित विधि तथा व्याकरण पद्धति आदि अन्य नामों से पाठशाला विधि को जाना जाता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि पाठशाला अर्थात शिक्षण का एक ऐसा स्थान जहाँ पर गुरु के सम्मुख छात्र बैठ करके अध्ययन करते हैं। गुरु के मुख से जो ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु वाणी के माध्यम से जो संस्कार जीवन में धारण छात्र करता है, वह गुरुकुल पद्धति, पाठशाला पद्धति के अंतर्गत उनका समावेश है। प्राचीन समय में गुरु के मुख से जो ज्ञान छात्र को मिलता था उसके अंतर्गत वेद शास्त्र का ज्ञान, धर्म शास्त्र का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, न्याय शास्त्र का ज्ञान आदि जो हमारे भारतीय संस्कृति के परिचायक जो शास्त्र हैं उनका ज्ञान छात्रों को दिया जाता था। लिपि का आविष्कार नहीं होने के कारण केवल मौखिक रूप से कार्य होता था। गुरु प्रवचन के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का कार्य किया करते थे और छात्र श्रवण इंद्रिय के माध्यम से उस ज्ञान को आत्मसात किया करते थे। तो पाठशाला विधि के अंतर्गत जो संस्कृत शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की यदि हम क्रमशः चर्चा करें तो सामने ये निकल कर के आता है कि सबसे पहले पाठशाला विधि के शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि संस्कृत के, पहला है संस्कृत के आंतरिक तत्वों का संस्कृत के आंतरिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके, आंतरिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके
ज्ञान प्राप्त करके उसे आत्मसात करना, उसे आत्मसात करना। अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, उन सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त करके उनको अपने हृदय में उतारना, आत्मसात करना, हृदयंगम करना, ये पाठशाला विधि में के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा है हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति के ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। भारतीय संस्कृति संस्कारों में निहित है। संस्कारात् संस्कृतिर्जायते, संस्कारों से ही हमारी संस्कृति जीवंत है। क्योंकि आपने सुना होगा कि इंद्र है जो जन्म से शूद्र था और संस्कारों से वो द्विज बन गया है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। इसलिए हमारे जो भारतीय सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का ज्ञान गुरु के माध्यम से एक छात्र को प्राप्त होता था। उस छात्र के माध्यम से वही ज्ञान, गुरु मुख से प्राप्त ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नित्य प्रतिदिन स्थानांतरित होता रहता था। जब छात्र को अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था, तो शास्त्रार्थ के माध्यम से छात्र को शास्त्र अध्ययन में पारंगत बना करके विद्वान या पंडित बनाने पर अधिक बल दिया जाता था। और निश्चित है जब छात्र को अनेक प्रकार के शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, वेद शास्त्रों का, न्याय शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का, ज्योतिष शास्त्रों का, सभी प्रकार के जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह विद्वान की श्रेणी में आ जाएगा। और विद्वान होगा तो उसको जनमानस के द्वारा पंडित रूप से संबोधित किया जाता, पंडित नाम से संबोधित किया जाता है। कुल मिलाकर के शास्त्रार्थ के द्वारा छात्र को पंडित बनाने पर विशेष बल दिया जाता है। अगला उद्देश्य है यहाँ पर व्याकरण शास्त्र की प्रधानता है। व्याकरण शास्त्र की प्रधानता होने के कारण व्याकरण शास्त्र की प्रधानता के कारण इस विधि को व्याकरण पद्धति भी कहा जाता है। इस विधि को व्याकरण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण किया जाता है, गुरु के द्वारा जब तक शुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं होगा, छात्र का श्रवण का कार्य भी शुद्ध नहीं हो सकता है। गुरु शुद्ध शब्दों का प्रवचन किया करते थे, जिससे छात्रों के द्वारा आत्मसात किया जाने वाला ज्ञान भी शुद्ध होता था। अर्थात जब तक व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता का परिचय नहीं होगा। इसीलिए व्याकरण शास्त्र की विशेष रूप से प्रधानता होने के कारण इस पाठशाला विधि को ही व्याकरण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला उद्देश्य है इस विधि में रटने एवं स्मरण
पर विशेष बल दिया गया है। विशेष बल रटने एवं स्मरण पर विशेष बल दिया गया है। इस विधि के अंतर्गत छात्र की स्मरण की जो शक्ति है उसका विकास चरम सीमा तक इस प्रणाली के अंतर्गत हुआ। अर्थात छात्र की जो स्मरण शक्ति है वो प्रखर हो गई, प्रबुद्ध हो गई। जो भी गुरु के मुख से छात्र सुनता उसको वो आत्मसात करने में दक्ष हो गया। और शिक्षण के साथ साथ गुरु और शिष्य के द्वारा, गुरु और शिष्य के मध्य गुरु शिष्य संबंधों में मधुरता, गुरु शिष्य संबंध मधुरता से परिपूर्ण थे। पाठशाला विधि के अंतर्गत गुरु और शिष्य के जो संबंध थे वो मधुरता से थे। और इसका ये कारण हुआ कि गुरु है जो छात्र को पुत्रवत मान करके शिक्षा का दान किया करते थे। और जो छात्र है, जो शिष्य है वो शिष्य गुरु को ईश्वर तुल्य, ईश्वरवत या पितृवत मान करके उनका आदर भाव किया करता था। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु और शिष्य के मध्य जो स्थापित जो संबंध है वो मधुरता से परिपूर्ण होने के कारण दोनों के मध्य असीम प्रेम की एक अलौकिक ज्योति का प्रकाश विद्यमान रहा है। और छात्र का गुरु के प्रति असीम श्रद्धा का भाव भी इस पाठशाला विधि के अंतर्गत देखने को मिला है। गुरु और शिष्य के मध्य मधुरता का संबंध होने के कारण जो अनुशासन है वो कठोर एवं शिक्षण के दौरान होने वाला जो अनुशासन है वो मानसिक अनुशासन, छात्र का कठोर एवं स्व अनुशासित जीवन छात्र के द्वारा व्यतीत किया जाता था। गुरु के डर से छात्र अनुशासित नहीं होता था। अगला उद्देश्य है श्रवण और भाषण कौशल का विकास। पाठशाला विधि के अंतर्गत गुरु के मुख से जो शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था उससे भाषण कौशल का विकास और छात्रों के द्वारा उसको आत्मसात किया जाता था। तो श्रवण इंद्रिय का विकास होने के कारण दोनों कौशलों का विकास हुआ। यहाँ पर पठन और लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाया क्योंकि तत्समय लिपि का आविष्कार नहीं होने से लिपि विज्ञान का प्रभाव यहाँ नहीं रहा। संस्कृत शिक्षण का जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो है प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला है प्रशिक्षण स्थानांतरण, ट्रेनिंग ट्रांसफर स्थानांतरण। प्रशिक्षण स्थानांतरण का ये अर्थ ये हो गया कि गुरु के द्वारा जो शास्त्रों का ज्ञान छात्रों को दिया जाता था वह एक छात्र के माध्यम से दूसरे छात्र के पास में, दूसरे छात्र से तीसरे छात्र के माध्यम में पास में, तीसरे छात्र से चौथे छात्र के पास में, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता जाता था। और ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना ही प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। अगला है नकदी का रूपक। पाठशाला विधि के अंतर्गत जो अगला संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है नकदी का रूपक।
गुरु के द्वारा जो ज्ञान छात्र को दिया जाता था वह नकदी के रूप में स्वीकार किया जाने वाले ज्ञान के बराबर माना जाता है। नकदी का रूपक क्या होता है कि जैसे हमारे जेब के अंदर, हमारे पॉकेट के अंदर जितना पैसा होता है वही पैसा हमारे को ज़रूरत के समय काम आता है। घर पे चाहे कितने भी पैसे पड़े हों, लेकिन नगद रूप से अर्थात जिस प्रकार से कोई विद्या हमारे द्वारा रटी हुई है तो वह शास्त्रों के समय काम आएगी। रटा हुआ ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है, ऐसा ये है, इस शिक्षण विधि के उद्देश्य के अंतर्गत माना गया है। कहने का मतलब रटने पर बल दिया गया है। रटने और स्मरण शक्ति पर बल देने के फलस्वरूप इन्होंने ये कहा कि जब शास्त्रार्थ का समय आएगा तो जो रटा हुआ ज्ञान है वही ज्ञान हमारे काम आएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नकदी का अर्थ होता है कि पैसा, या पैसे को अपन नकदी बोलते हैं कि हमारे पॉकेट के अंदर जैसे पैसा होगा वो जब तक हमारे पास में है तब ही वो माना जाएगा। घर में चाहे कितना भी पैसा पड़ा हो वो किसी काम का नहीं है। इसी को नकदी का रूपक यहाँ कहा गया है। कुल मिलाकर के इस विधि के अंदर केवल रटने पर बल दिया गया है, जो हमारे जीवन के संकुचित दृष्टिकोण को बताता है। इससे विद्यार्थी कुएं के मेंढक की भांति बनकर रह जाता है, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। अर्थात इसी चीज़ को मनोविज्ञान है, जो मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि रटने की जगह यदि समझने पर बल दिया होता तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता। अर्थात मनोविज्ञान की दृष्टि से रटने की जो ये प्रणाली है वो उचित नहीं है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो 6 कालांशों की शिक्षण व्यवस्था है उसमें ये प्रणाली उचित नहीं है। और संस्कृत आयोग ने भी कुछ सुधारों के साथ साथ इस शिक्षण विधियों को स्वीकार किया गया है। ये हमारी पाठशाला विधि थी। इसके पश्चात हम हमारी अगली क्लास के अंदर भंडारकर विधि और पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में भी संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।